अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा अहम दौरा है आज का कराची का, और उनकी वहाँ बहुत ज़्यादा मसरूफियात भी रही हैं। उनकी इंगेजमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से जब हम बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम उस पर नज़र रखे हुए थे, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे और बार बार सारी जो डिटेल्स हैं आपसे भी शेयर कर रहे थे। तो दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका एजाज़ हासिल किया है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने। इसके एजाज़ में एक तकरीब रखी गई, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उसे उन्होंने ख़िताब किया। उन्होंने बड़े खुलकर बात की पाकिस्तान के मईशत के हवाले से, और IMF के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो इस वक्त कंडीशंस हैं और जिन पर मजबूरन हमें अमल करना है, हम ये चाहते हैं कि उन कंडीशंस के बावजूद ऐसा इन्वायरमेंट हो कि हमारे जो है कारोबार वो फले फूले। इसके अलावा उन्होंने जब वहाँ पर गुफ्तगू की तो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से भी बात की कि ये जो हमारा विजन है इसके तहत भी हम पाकिस्तान की मईशत को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये टीम वर्क का नतीजा है। और ये ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने कि मैं ये चाहता हूँ कि शरह सूद जो है वो 6% पर आ जाए, जो इस वक्त 13% पर है, और इसके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर आया जाए। ओवरऑल भी हम सब ये जानते हैं कि एक हमें पॉजिटिव डायरेक्शन नज़र आ रही है, एक ट्रैक पर नज़र आ रही है इस वक्त मईशत, और इसको सब लोग मानने पर मजबूर हैं। हम अपोजिशन भी इस बात को मानने पर मजबूर है कि मईशत को संभाला है गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत के साथ। वो मुल्क जो कभी जिसके हवाले से दिवालियापन की ख़बरें आ रही थीं और ख़ुद बताया जा रहा था, अब उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया की दूसरे नंबर की स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त हमें नज़र आ रही है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने भी कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमने मिलकर 9 साल पहले एक पौधा लगाया था जो आज एक दरख्त बन चुका है, और 25 सालों में जो काम नहीं हुआ वो मिलकर 11 जनवरी 2016 को हमने किया था। मज़ीद भी उन्होंने डिटेल्स इसके हवाले से बताई कि 2018 में स्टॉक मार्केट जो है वो $100 अरब की थी, फिर 24वीं मईशत को 47वें नंबर पर ले जाया गया। ये तमाम तर चैलेंजेस थे जो हमने फ़ेस किए, और हमने इन तमाम चैलेंजेस से बहुत अच्छी तरह डील किया है। इसके अलावा जो उनकी वहाँ पर इंगेजमेंट्स थी, आगा खान यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल प्रैक्टिस के आगाज़ की तकरीब जो है उसमें भी इन्होंने शिरकत की। फिर कराची पोर्ट में जो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म साहब मौजूद रहे, उसका भी आगाज़ किया गया, उसका इजरा किया गया। ये एक बड़ा अहम ऑब्वियसली सिस्टम है। इसके वजह से भी हम प्रोग्राम में इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे कि इसमें पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, और ओवरऑल जो है ये इसमें हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत की बहाली में इसका क्या किरदार हो सकता है। ये तो आम तर चीज़ें हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद, इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शहनीला अमार साहिबा, हुमायूं खान साहब और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। स्टॉक मार्केट के हवाले से मैं चाहती हूँ कि ज़रा हम पहले बात कर लें, और मईशत की बहाली चूँकि सबसे ज़्यादा इस वक्त अहम यही चीज़ है। स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत अच्छी ख़बरें आती रही हैं, और बिलाखिर दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली स्टॉक मार्केट जो है वो पाकिस्तान की बन गई है। ये बहुत अच्छी ख़बर है। और वज़ीर आज़म साहब ने जब गुफ्तगू की है मईशत की बहाली की, उड़ान प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बात की है कि ये तमाम तर चीज़ें जो उनका विजन है वो पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जा रहा है। जी शुक्रिया नाहिद। देखें वो एक कहावत है ना कि नीयत साफ़ मंजिल आसान। तो ये हुकूमत चाहे इलेक्शन से पहले इक़्तिदार में आई हो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, या अब इलेक्शन के बाद, इनके सामने चैलेंज ही गिरी हुई मईशत को खड़ा करना था। और यही इसी में मुल्क की सर्वाइवल थी, इसी में हुकूमत की अपनी सर्वाइवल थी, और पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई सहूलत फराहम की जा सकती थी तो मईशत को इस्तेहकाम देने की सूरत में थी। ये मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए दुरुस्त पॉलिसी, नेक नियति के साथ मेहनत और टीम वर्क, जैसे कि आपने कहा अपनी गुफ्तगू में, टीम वर्क से मुराद हुकूमत का अपना टीम वर्क
और उसके साथ जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलने से। महाज आरई का आपने जो एक मंजर देखा था 2018 के बाद, महाज आरई के साथ आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते, आप लोगों को एतमाद में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो ये उसका पहलू है। दूसरे ये है कि आपके यहाँ ये जो आपने फेसलेस कस्टम असिस्टेंट की बात की, असेसमेंट सिस्टम की बात की है, ये भी एक बड़ी गैर मामूली बात है। वहाँ क्या होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने कुछ चीज़ मंगवाई 2 करोड़ रुपए की, जाहिर की 1 लाख रुपए की, तो उससे क्या होगा, उससे आपका रेवेन्यू है जो मुल्क का वो कम हो जाएगा। राइट। या क्या होगा कि आपने जो मिडल मैन है, क्लियरिंग एजेंट्स, उनसे मदद आपने नहीं ली, आपका माल वहाँ हफ्तों पड़ा हुआ है, महीनों पड़ा हुआ है एक ज़माने से। तो ये इससे क्या होता है, इससे अपना आपकी तिजारती सरगर्मी है वो महदूद होती है, आपकी सनती सरगर्मी महदूद होती है, और आपकी कौमी आमदनी पर फ़र्क पड़ता है। तो आपने स्टॉक एक्सचेंज को मुस्तहकम किया टीम वर्क के साथ, और अब आपको ताजरों और सनतकारों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, तिजारत और सनत का पहिया चलाने के लिए आप वो अब इंतज़ामी इक़दामात कर रहे हैं जिसके नतीजे में सुर्ख फीता जो है वो कम से कम होते हुए ख़त्म हो जाएगा। तिजारत और सनत आसान हो जाएगी और उसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा शनीला, मईशत की बहाली के हवाले से जो चैलेंजेस थे वो बड़े बेहतरीन तरीके से डील किया है, उनको ये सागडार साहब ने भी कहा, वज़ीर आज़म साहब ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि जो प्रॉब्लम्स रहे उनको हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश के बाद हम एक ट्रैक पर लाने में कामयाब हुए हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि कारोबार के हवाले से जो एक आइडियल सिचुएशन, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो IMF की कंडीशंस है उसकी बाइंडिंग हमारे ऊपर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकें हम अपने कारोबारी हजरात को करें, ताकि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। और स्टॉक एक्सचेंज उसकी एक वाज़ेह निशानी है कि चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पर आ चुकी हैं। देखिए, वज़ीर आज़म साहब जब PDM-1 की गवर्नमेंट थी और अब जो गवर्नमेंट है, अगर देखा जाए तो उनका विजन एक ही है कि मैशत बेहतर हो, पाकिस्तान तरक्की करे और अवाम को उसका फ़ायदा मिले। तो उस वक्त भी एक जो वज़ीर आज़म आईनी तरीके से निकले थे, वो उनको आप देखें तो वो IMF का मुआहदा सस्पेंड करके चले गए सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए, और ये भी नहीं देखा कि इसका पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मैशत को या पाकिस्तान की अवाम को कितना नुकसान होगा, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर पहुँच गया हुआ था। आज भी देखें चैलेंजेस हैं, वो IMF के मुआहदे में जाने की वजह से इनके वोट बैंक के ऊपर भी असर पड़ा है, लेकिन IMF का के साथ जो मुआहदा उसका करना बहुत ज़रूरी है और उस पर अमल दरामद करके उसको मुकम्मल करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अपनी मैशत को एक ट्रैक पे लेके जाना है। ये जो 2-2, 3-3, 4-4 महीनों के प्लान बना लिए जाते हैं ना, वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होते हैं, ना ही उससे कोई अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। आपने जो पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनती हैं, अगर उसी को लेकर चलते रहे तो फिर ही मुल्क में वो इस्तेहकाम आता है और उसका अवाम को फायदा होना शुरू हो जाता है। और यही हमें विजन नजर आता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। देखें, वो खुद ये बात कर रहे हैं कि आए मिलके बैठते हैं, आप मुझे तजावीज़ दें कि हम मैशत को कैसे आगे लेके जाते हैं। और ये वही वज़ीर आज़म है वो जब अपोजिशन लीडर थे, वो तब उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी कहते थे कि आके मैशत मिसाकी मैशत करते हैं, क्योंकि उनका फोकस ही यही रहा है हमेशा कि मैशत को बेहतर करना है। क्योंकि जब आपके मुल्क में मैशत बेहतर होती है, आपके मुल्क की ग्रोथ बेहतर होती है, तो फिर आपको कर्जे नहीं लेने पड़ते, आपको किसी इदारे की जो है डिक्टेशन के ऊपर नहीं चलना पड़ता, आप अपनी पॉलिसीज बेहतर तरीके से बनाते हैं और आपको पाबंदियां नहीं लगानी पड़ती हैं। अभी बार बार जो कोशिश की जा रही है कि बिजली के बिल जो है वो कम किए जाएं, अब इस वक्त हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत से जो पावर प्लांट्स वाले हैं उनके साथ रीनिगोशिएशन हो रही है। वो चाह ये रही है हुकूमत कम से कम 10 से 20 रुपए पर यूनिट जो बिजली सस्ती करे, लेकिन उसके लिए भी IMF के पास जाना पड़ेगा, उसके साथ जाके बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये चीजें ना हो, अगर हमारे मुल्क के पास अपने ज़र मुबादला के मुस्तहकम सहायरों, फिर उसके लिए क्या जरूरी है, बरामदात को बेहतर किया। जब बार बार वज़ीर आज़म यही बात करते हैं कि हमने अपनी उड़ान पाकिस्तान क्या है प्रोजेक्ट, यही है ना कि हमने अपने मुल्क की बरामदात को बढ़ाना है। हमारे मुल्क की बरामदात बढ़ेगी तो हमारे पास ज़र मुबादला के ज़ाहिर मुस्तहकम हो जाएंगे, हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो शरह सूद को कह रहे हैं कि कम करना है, शरह सूद कम करने का मतलब ये कि आपके मुल्क में महंगाई जो है, टारगेट यही है ना 6% पे आ जाए। और
इसाक डार साहब 6% पे छोड़ के गए थे 2017 में, जब उन्होंने छोड़ा था, वजीर खजाना थे, उन्होंने छोड़ा था तो 6% के ऊपर थी हमारी शरह सूद। तो शरह सूद को कम लाना ये है कि मुल्क के अंदर बिजनेस बेहतर हो। और देखें अभी जो बिजली की कीमतें कम की गई थी सनतों की, तो उसकी वजह से हमारी फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको बहुत फायदा पहुंचा। वहां पे जो पावर लूम्स थे उनको बहुत फायदा पहुंचा। वो जो बंद हो रहे थे वहां पे दोबारा से जो है माशी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हुई हैं। तो ये एक वजीर आजम का जो है विजन नजर आता है कि जिसका फोकस सिर्फ मैशत के ऊपर है, जिसने मैशत को बेहतर करना है ताकि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी जा रहे हैं। जब वो दूसरी जमातों के पास जाते हैं उनको कहते हैं आप आए हमारे साथ बैठे, तजावीज़ दें, बिजनेसमैनों के पास जा रहे हैं, हर एक से सलाह मशवरा करें, क्योंकि जब आप माशी तौर पे मुस्तहकम होंगे तो आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी को भी बेहतर कर सकेंगे। और आपको किसी दूसरे मुल्क की डिक्टेशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको कर्जों की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा, और हमारी आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनेगी। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, मईशत की बहाली यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको बेहतरीन तरीके से डील किया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने आज भी इस हवाले से गुफ्तगू की, कुछ चीज़ें बताई। टैक्सेस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मजबूरी है कि हम कम नहीं कर सकते, मुश्किल है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम भी बहुत एक अहम प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है, उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। उसकी जो 5 E's हैं वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कब तक हमें नज़र आएगा। जी नाहिद शुक्रिया। ये बेसिकली अभी जिस तरह फारूक साहब ने भी कहा, शिंगला ने भी, इस गवर्नमेंट ने अभी तो इनको जो इतना अरसा हुआ, इससे पहले भी जब इन्होंने 1 साल और कुछ महीने का इनका वो जो दौर था, उस वक्त से कोशिशें स्टार्ट थी कि पाकिस्तान को हम गुफ्तगू करते थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए, क्योंकि हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इश्यूज़ पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो इकॉनमी था। और अगर इकॉनमी बेहतर हो जाए तो बाकी चीज़ें भी जो हैं उसके साथ साथ बेहतर होती हैं। उस वक्त से लेके आज अभी जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये इस साल का नहीं, हमारी हिस्ट्री का जो है स्टॉक एक्सचेंज के SC 100 जो है वो इंडेक्स 1,18,000 तक पहली दफ़ा पहुंचा है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी अलामती जो है वो कामयाबी है। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ पूरी इकॉनमी को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है आपको बताता है कि किस तरफ आपके इशारे जा रहे हैं। एक अहम इंडिकेटर, बहुत बड़ा इंडिकेटर है। उसमें ये बताना, और फिर आपने कहा कि इस वक्त हम दुनिया की सेकंड बेस्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है फंक्शनिंग जिस तेजी से हम गए हैं, परफॉर्मेंस के इसका आप कंपैरिजन करें अपने दोस्त ममालिक चाइना के साथ, हम अक्सर उसका जिक्र करते हैं, और उसकी भी एग्जांपल यही है कि इस साल उनके ऊपर भी बहुत जो है वो था कि उनकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, लेकिन साल गुजरने के बाद हमने देखा कि उसकी ग्रोथ जो है वो 5% हुई। पाकिस्तान इकॉनमी इज़ ऑल्सो सिमिलर, कि हमारे ऊपर बहुत बड़े जो हैं मसाइल थे, उनकी तरफ अमेरिका की जो है पाबंदियाँ थी, हमारी तरफ दहशतगर्दी थी, हमारी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हमारी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा था, हमारी तरफ गुर्बत थी। इन सारी चीज़ों के बावजूद इस अरसे में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत जिसको वो लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अनथक कोशिशों से जो आपको इशारे दिए हैं इस दफ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि हालात जो हैं वो बेहतर हो गए, हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए। आपको इस साल के 6 महीने और जो है ना बजट तक आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ और चीज़ें जाएंगी, और जो नए नए जो मंसूबे जिनकी तरफ हम जा रहे हैं, CPEC फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, उसके अलावा हमारे गल्फ GCC कंट्रीज़ के जो दोस्तों की तरफ से हमें जो वादे वहीद किए गए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के, उसके अलावा और जो हमारी इकॉनमी, एग्रीकल्चर को देख लें, इस दफ़ा अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आप देखें तो उन्होंने जो स्कीमें 2024 से 2025 की जो जून टू जून होती हैं, उसमें हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसने ट्रिमेंडस इजाफा किया है, जो पिछले हमारे 10 से 15 सालों में नहीं हुआ, बावजूद उसके कि क्लाइमेट चेंज ने बहुत बड़ा हमें नुकसान दिया। तो मेरा ख्याल है ये सारी पॉलिसीज इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि बावजूद मसाइल के ये हुकूमत इस चीज़ के ऊपर डटी हुई है कि अगर हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं और अपोजिशन अगर अपना हाथ थोड़ा सा हौला रखे, तो हालात जो है हम ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। इकरार साहब, वज़ीर आज़म साहब फिर मिसाक मईशत की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने जब आज भी बात की तो उनकी ये ख्वाहिश है और वो बार बार इसका इआदा करते हैं कि मौशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को हम तैयार हैं, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात की है। अब जबकि मईशत हमारी एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है, राइट डायरेक्शन में हमें नज़र आ रही हैं कि चीज़ें होने को जा रही हैं। IMF उनकी ख्वाहिश है कि हम जल्दी इससे जान छुड़वा लें, लेकिन फ़िलहाल ऑब्वियसली हमें जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना है। इस पर आप कैसे इसको देखते हैं? बिज़नेस कम्युनिटी को किस तरह से मज़ीद रिलीफ फराहम किया जा सकता है? वो ख़ुद ये बात मानते हैं कि टैक्सेस ज़्यादा हैं, हमारी मजबूरी है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की और इंडस्ट्री की बात की है, और ट्रेड डेफिनेटली अगर आप खुद प्रोड्यूस करते हैं तो आपको इंपोर्ट कम करना पड़ता है, तो ट्रेड जो है उसका भी वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होता है। ठीक है।
अच्छा इकरार साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक मुख्तसर सा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आगा इकरार साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि उसी को कंटिन्यू कीजिएगा कि मईशत की बहाली के हवाले से जो इक़दामात गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनको? देखिए, बात यह है कि आज उसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी किया जब वो स्टॉक एक्सचेंज के इवेंट में थे, कि जो हमारा इस वक्त एनर्जी रेट है, जो यानी कि जो बिजली का, सुई गैस का, गैस का जो रेट है, वो इतना ज़्यादा स्पेस दे देता है अपना रेट को ऊपर जाने में कि हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट। उससे ना सिर्फ ये कि आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बहुत सारी बंद हुई पिछले तकरीबन 10 सालों में, बल्कि ये है कि आपने जब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना होता है तो आपका पर पीस जो है वो रेट बाकी जो आपके कंपटीटर से बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि उन्होंने आज भी कहा है कि हमें बहरहाल IMF के पैरामीटर में रहते हुए काम करना है, तो वो तो इंशाल्लाह अपनी जगह पे, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सीरियसली हर विंडो, हर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही है जिससे आपकी जो एनर्जी का जो है कॉस्ट वो कम हो। देखिए, हमें पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ फेस कर रहा है वो ये कर रहा है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आपस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो हम जो कुछ आप समझिए कि कमाते हैं उससे कई गुना जो है वो हमें खर्च करना पड़ता है। और उसमें सिर्फ ये इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आवाम का कसूर भी है। हम बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इंपोर्ट इस्तेमाल करते हैं जो हम नहीं इस्तेमाल भी करें तो हमें पाकिस्तान में उनकी प्रोडक्शन ऑलरेडी मौजूद है। इसमें अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग जो उड़ान पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक आप कह सकते हैं एक्टिविटी नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी भी होगी इंशाल्लाह। उसमें हाउ टू लिव ए सस्टेनेबल लाइफ, ये है बेसिकली प्रोफेसर डॉक्टर SN इकबाल साहब का विजन, जो कि वो आपको बहुत करीब अनकरीब नजर आना शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट की कैंपेन्स में। ठीक है, और इस वक्त एक तवज्जो फोकस हमें नज़र आ रहा है, तरजीही बुनियादों पर इस पर काम किया जा रहा है। वज़ीर साहब ने आज जब बिज़नेस कम्युनिटी से ख़िताब किया तो उन्होंने कहा कि जो तजावीज़ आपके जहन में हैं आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, आप इस्लामाबाद आएँ, इस पर बैठकर बात होगी ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएँ। मतलब उन्हें ऑन बोर्ड लिया है और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं तो फिर एतमाद जो है वो बढ़ता है आपकी बिज़नेस कम्यूनिटी का। अभी ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मईशत के साथ जो बड़ी एक अहम चीज़ है, जो बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ है कि हम अपनी मईशत की बहाली के लिए या अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए वो हमें सियासी तौर पर जो है वो ज़रूर उसके लिए भी हुकूमत इक़दाम कर रही है। वो इस वक्त हमें कम अज़ कम जो है उसके लिए जो कोशिशें की जा रही हैं फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक अनरेस्ट बड़े बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, तकरीबन 1 साल इससे भी ज़्यादा का अरसा होने को आया है, इसको अब हुकूमत ख़त्म करना चाहती है और बड़ी संजीदगी के साथ बैठ कर मुज़ाकरात करना चाहते हैं
2 दौर इसके हो चुके हैं, 2 सेशंस हो चुके हैं मुज़ाकरात के, और कुछ चीज़ें जो तय पाई थी कल तक जो सारी सूरत हाल चल रही थी, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे थे कि शायद एक अब डेड लॉक आ गया है और बातें मज़ीद आगे नहीं बढ़ पाएंगी। असल इस वक्त जो मसला था वो ये था कि जो 2 मुतालबात या 3 मुतालबात जिनकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही थी, हुकूमत और इत्तेहादी जमातें ये चाहती हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होने चाहिए, आप हमें लिख कर दें जो आपके मुतालबात हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस मुतालबे से पीछे हट रही थी। हालांकि ये सारी चीज़ें पहले कंसेंसस के साथ तय पाई थी पहली या दूसरी नशिस्त में, लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि बैरिस्टर गौहर जब मुलाकात करके आए हैं बानी PTI से, उन्होंने ये कहा है कि अब ये दोनों मुतालबात जो हैं हम लिख कर देने को तैयार हैं, हम तहरीरी तौर पर ये दोनों मुतालबात देंगे और उसके बाद फिर तीसरी नशिस्त जो है वो हम ये चाहते हैं कि वो हो और उसमें से कुछ ना कुछ आउटकम जो है वो बेहतरी की तरफ नज़र आए। बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त है, अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बड़ी ख्वाहिश है संजीदगी के साथ, लेकिन इसके दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं जिनकी वजह से ये मुज़ाकराती अमल जो है वो तातुल का शिकार भी रहा, उसको डैमेज भी किया जाता रहा। जब बानी PTI की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए, उस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर इस किस्म की चीज़ें सामने आएंगी, ऐसे ट्वीट्स आएंगे, तो फिर हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात आप ये समझें कि मुअत्तल हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक सेशन में होते हैं, मुज़ाकरात डायलॉग्स चल रहे होते हैं, तो तब फिर एक अच्छा माहौल दोनों तरफ से नज़र आना चाहिए। उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी ग्रेस दिखाई है सारे प्रोसेस पे, बड़े खुले दिल के साथ उन्होंने, जब भी ये कहा गया कि बानी PTI से मुज़ाकराती टीम जो है वो मिलना चाहती है, मुलाकात करना चाहती है, तो उन्होंने बड़ा ओपनली उसको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि ज़रूर हम फौरी तौर पर ये अरेंज करेंगे ताकि मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ पाएँ। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि जो बानी PTI के इर्द गिर्द लोग हैं, मौजूद हैं, उनके तर्जुमान हैं, उनके रवैये जो हैं वो इस बात के गमाज़ हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इसलिए मजबूरी है कि उन पर किस तरह से एतमाद किया जा सकता है। फिर अली मकान का उन्होंने हवाला दिया अपने उसमें कि किस तरह से उन्होंने अपने मीडिया ऑपरेटर से गुफ्तगू की कि सहूलियात का जिक्र नहीं करना है, इससे हमारा बयानिया डैमेज होगा। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मुज़ाकरात आपके जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये चीज़ें आगे बढ़ें। फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी आज एक तकरीब से ख़िताब किया और इसी सियासी माहौल के हवाले से जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है पॉलिटिकल, उनका ये कहना था कि बानी PTI जो है वो मकाफात अमल भुगत रहे हैं और बहकावे में आकर इंतहाई कदम उठाने वाले नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा, जो आज की पेशरफ्त है इसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए नाहिद, कल तक बल्कि आज तक जो मुज़ाकराती टीम के लोग हैं उनकी तरफ से ये बयान अब आ रहे थे कि अच्छा अगर लिख के नहीं भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे मुतालबात तो वाज़े हैं, आइए उन पर बात करते हैं। तो अब जब उधर से कह दिया गया कि नहीं सर ठीक है जी, अब आप लिख के भी देते हैं, मुज़ाकरात करें, हाँ। तो इससे क्या पता चलता है? उससे जो बुनियादी नुक्ता समझ में आता है वो ये है कि मुज़ाकराती टीम जो थी वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, उसको नहीं मालूम था कि वो किस हद तक जा सकती है और किस हद तक नहीं जा सकती। ओके। तो अगर कोई मुज़ाकराती टीम इस तरह की हो और इस दर्जे की हो तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकराती अमल में जो लोग शरीक हो रहे हैं, यानी मैं PTI की बात कर रहा हूँ, वो इस मामले में संजीदा नहीं है और अभी भी यही सूरत हाल है। इसके अब जो कह दिया गया कि आप उस पर चले जाएं, तो उसके बाद आप ये देखेंगे अगले चंद दिनों में तो कुछ आपको कोई और चीज़ ऐसी इरिटेशन नज़र आएगी जिसमें ये मसाइल पैदा हो जाएंगे। यानी ये स्मूथ आगे बढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, आपका एनालिसिस ये लग नहीं रहा। मेरा ये इसलिए कि इसी में इनकी बका है और दूसरा इनका पहलू ये जो उम्मीद लगा के बैठते हैं और आस लगा के बैठते हैं कि पाकिस्तान से बाहर ये हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर ये हो जाएगा, तो अब वो ये और वो जो होना है उसके बारे में भी एक वजाहत आ चुकी है और उस वजाहत में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के तनाज़ात जो हैं वो पाकिस्तानी अदालतों में तय होंगे, तो इस पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक रोशनी में तय होंगे। तो इससे भी एक मैसेज बहुत वाज़ेह चला गया
कि ये जो पाकिस्तान की सरजमीन के मामलात को आप कहीं दूर जाके निपटाना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं और है। इसको आप पहले बैरूनी मुदाखलत का नाम देते और- रहे हैं, आप साजिश का नाम देते रहे हैं, अब आप फिर उम्मीद लगा के खुद बैठे हैं उनसे ही ये- कि हमारे मामलात वो दुरुस्त ये वो जो करवाएं। कहा जाता है ना पीटीआई के लिए कि जिस वक्त वो दूसरों को इल्ज़ाम देती है उस वक्त वो खुद वही काम कर रही होती है। तो अमलन जो है, एक तो ये कि उनके सारी जो डोरियां हैं वो पाकिस्तान के बाहर से हिलती हैं, और अब ये जो बातें पीटीआई के अंदर से लोगों की तरफ से आनी शुरू हो गई हैं, किसी से मंसूब एक बयान आ गया, ख़ास तौर पर ये जो मुज़ाकराती टीम के एक रुकन है सुन्नी तहरीक वाले साहबजादा हामिद रजा साहब, और उनसे एक स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया पर और उन्होंने कहा जी ये मैंने तो नहीं किया, मैंने ये तो ये अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि बाहर कोई नेटवर्क बैठा हुआ है, उसके पास फंड्स हैं, उसके पास इतने इख्तियारात हैं और वो टेक्नोलॉजी पे इतना है कि वो चीज़ों को उलट पलट कर रहा है। हाँ। यही सबब है कि हुकूमत की तरफ से ये बात कही गई कि अगर आप सोशल मीडिया को इस तरह से हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती आगे बढ़ने की। तो ये बुनियादी बात है। लेकिन दरअसल उम्मीद और बीम के दरमियान ये चीज़ें चल रही हैं और उसमें कभी कोई यानी पीटीआई पुरुमीद हो जाती है तो वो कुछ एक बात कहती है, अगर नहीं होती तो उसका रुख बिल्कुल दूसरी तरफ हो जाता है। तो ये बुनियादी गैर संजीदगी है कौमी मामलात को तय करने के सिलसिले में। इससे जब तक पीटीआई नहीं निकलती मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है शनीला, इस पेशरफ्त को आप कैसे देख रही हैं जो आज खबर आई है कि तहरीरी तौर पर हम अपने मुतालबात देने को तैयार हैं, अगरचे हमारे 2 ही मुतालबात हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है। हमें ये उम्मीद अब महसूस होती है, लग गई है कि अब मामलात आगे बढ़ेंगे, तीसरी नशिस्त होगी, तीसरा सेशन होगा जिसमें कुछ मामलात आगे बढ़ें। आप उम्मीद कर रही हैं कि ऐसा हो पाएगा, या जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी, दरमियान में चलती रहेंगी, कुछ ये बेल मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही? बात ये कि नाहिद ये जो थोड़ी सी लचक दिखाएगी, पहले तो लचक तभी दिखा देगी थी जब 4 मुतालबा में से 2 से पीछे हट गए थे। अब जो कल तक ये बात हो रही थी कि हम रिटर्न नहीं देंगे, जरूरी तो नहीं रिटर्न देना, जब हम वहां पे बैठते हैं तो मिनट्स ऑफ मीटिंग सब कुछ नोट किया जा रहा था, तो क्या जरूरत है कि हम रिटर्न फॉर्म के अंदर उनको मुतालबा दें, इनको पता है। वजह सिर्फ ये है कि जब आप कहते हैं ना कि हमने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो अब अमेरिका की तरफ से जब आ गया ना एब्सोल्युटली नॉट, तो उन्होंने जो तकिया किया हुआ था जिन पत्तों पे उन्होंने हवा देनी शुरू कर दी है। पहले ये आए थे कि आर्मी चीफ की तकरीर रुकवानी है, वो काम नहीं हुआ। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लेने वो नहीं इनको मिले। फिर इनको ये था चीफ जस्टिस काजी फाइजा नहीं आ सकेंगे, वो भी आ गए। फिर इनको ये लग रहा था कि मैं 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी इलेक्शन में, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद फाइनल कॉल दी गई, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, वो नहीं हुआ। आखिरी इनका जो था ना वो सारा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वहां से कोई ऐसा बयान आ जाएगा या उनकी जो हलफबरदारी उसके लिए कोई इन्विटेशन आ जाएगी तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। दरमियान में ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाने की भी कोशिश की गई थी, तो ऐसा जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद से अब ये बैकफुट पे आए हैं। अब इनको समझ आ रही है कि हमारे लिए जो रास्ता है वो सियासी तौर पर ही निकलेगा, हमें मुज़ाकरात में बैठना पड़ेगा। लेकिन इनकी जो फारूक आदिल साहब बात करें ना, बात यह कि इनके अंदर बहुत लड़ाइयां हैं। अब बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हुई है 2-3 दिन से, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है जो वहां से ऐसे मैसेजेस दे देता है जो मुज़ाकरात वाले करने वाली टीम को 0 पे लेके चले जाते हैं? वो कौन है, वो कौन से अनासिर हैं जो नहीं चाह रहे कि कोई मुज़ाकरात हो या बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिले? वो अब आपको अली महान की जो चैट व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है मुबैना तौर पे, उसमें भी यही बात चीज नजर आ रही है कि प्रोपेगेंडा करना है, हमने नहीं बताना कि इनको जेल में सहूलियात मिली हुई है, कंडीशन मिला हुआ है, क्योंकि उससे लोगों में हमदर्दी पैदा नहीं होगी। तो ये इनकी जो आपस में अंदरूनी लड़ाइयां हैं, जो आपस में ग्रुपिंग है, उसकी वजह से भी इनके जो मुज़ाकरात वाले मामलात होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ बानी पीटीआई कहता है कि इदारों पे तनकीद ना करें, लेकिन उनके सोशल मीडिया टीम करना शुरू कर देती है, शुरू हो जाती है, और जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इदारों हुकूमत के खिलाफ, आपके वज़ीर आज़म के खिलाफ, उसके बाद आपको कहाँ नजर आता है कि आपस में बैठ के बात हो सकती है? तो पहले इनको अंदरूनी तौर पे मामला जो सेटल करने होंगे। दूसरा, कोई भी बंदा जो है ना इनकी पार्टी में रिस्क लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि हमने कुछ भी किया, बानी पीटीआई पीछे हट गए तो मेरे ऊपर सारा अंदरूनी लड़ाइयां सेटल होंगी, फिर मामला आगे बढ़ेंगे। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अगर तहरीरी तौर पर ये मुतालबात आ जाते हैं तो फिर मामला किस हद तक आगे जा सकता है, तीसरी नशिस्त कब तक एक्सपेक्टेड है? एक ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। क्या आप जानते हैं कि दौरान ड्राइविंग आपकी थोड़ी सी गफलत किसी की जान ले सकती है? जब भी एम्बुलेंस का सायरन सुने तो गाड़ी साइड पर लगा लें या तरजीही बुनियाद पर रास्ता दें। एम्बुलेंस को रास्ता दें, जिंदगी को रास्ता दें। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त जो डायलॉग्स चल रहे हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि तीसरी नशिस्त जो है वो कब तक मुतवक्किल है। हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अगर तहरीरी तौर पर ये सारे मुतालबात बाद दे दिए जाते हैं, 2 मुतालबात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है, लेकिन ऑब्वियसली जब चीज़ें रिटन फॉर्म में आएंगी ब्लैक एंड वाइट तभी इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर बात हो सकती है। फ़िलहाल तो वो इसको ये कह रहे हैं कि 2 ही मुतालबात हैं। उसके बाद से आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी या फिर जो पिछले दिनों सारे मामलात रहे और एक डेडलॉक की सूरत हाल नज़र आई, क्या फिर दोबारा कोई इस किस्म की रखना अंदाजी तो नहीं इसमें होगी? नाहिद, उसकी भी जो है उम्मीद रखनी चाहिए, जैसा कि अभी शनीला ने बताया है कि किस तरह से जो है ना तहरीक इंसाफ जो है बैक ट्रैक करती है। पहले गुफ्तगू खुद करती है और फिर जब उनकी बात को वो तकवीत नहीं मिलती तो उससे वो पीछे हटते हैं। ये बेसिकली अंग्रेज़ी में कहते हैं कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स। तो लेकिन जो आज की खबर हमें आई है खुशाइंद, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। इसको अगर आप एनालाइज करें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखें गवर्नमेंट जो है वो बावजूद इसके कि उसके पास अथॉरिटी होती है, वो गुफ्तगू कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस वक्त 25 करोड़ आवाम को भी देखना है, अपनी मईशत के बारे में बात करनी है, सरहदों की जो है हिफाजत उसको भी देखना है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज को भी देखना है, दहशतगर्दी के मामला और बेतहाशा और। तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें तो इन अ वे दे हैव नथिंग टू लूज। अगर वो खराबी करेंगे तो वो खराबी रहेगी, उनका जो है वो हुकूमत को नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है, और ये जो बात शुरू हुई थी अगर आपको याद हो आज से चंद महीने पहले, तो गवर्नमेंट उस वक्त भी कह रही थी जो सबसे बड़ा फोरम है वो पार्लियामेंट का है, वहाँ पे आपकी गुफ्तगू करें। उस वक्त उन्होंने बात नहीं मानी। अब स्पीकर की जो है सरबराही में जब गुफ्तगू शुरू हुई तो एब्सोल्युटली सबसे अच्छा फोरम है। हाँ। लेकिन बात वहाँ फिर आ जाती है कि स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पीटीआई की स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है कि वो बात एक तरफ जो है वो कहते हैं गुफ्तगू करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कभी बाहर खतों किताबत कर रहे होते हैं, कभी आईएमएफ को धमका रहे होते हैं, कभी सड़कों पे निकलने की कर रहे होते हैं। तो वो उस तरह से अच्छा है, तो आवाम के लिए अच्छा नहीं है कि इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता, हम नहीं और कर फिर सकते। एक और जो बड़ी खराबी की वजह यह है कि जो उनकी पार्टी जो गुफ्तगू करने के लिए बनी है, जो कमेटी बनी है, उसके पास इख्तियार नहीं। उन्होंने हर बात के लिए जो है वापस जाके जो है बानी पीटीआई से जो है यस और नो करवाना होता। तो बेसिकली एक वन मैन शो है। खान साहब को उस वक्त अगर कोई बात अच्छी लगे तो वो मान लेंगे, किसी वक्त उनका मूड खराब हो तो वो शायद ना माने। तो मेरा ख्याल है ये एक इसका जो है नाजुक पहलू है कि अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपने पार्लियामेंट्री कमेटी या जो आपकी गुफ्तगू करने वाली कमेटी है कि उसके पास कंप्लीट इख्तियार हो, वो जो फैसला करें, लेकिन वो इख्तियार भी नहीं है क्योंकि उनके अंदर भी बहुत बड़ी इंटरनल डिवीजन है। इकरार साहब, वो कहते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमें पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें आधे घंटे का तकरीबन टाइम था, 30-35 मिनट का, 2-2.5 घंटे हों कम अज़ कम कि बाहर किसी लोहन में कहीं बैठकर हम बात करें, गुफ्तगू करें। और फिर ये कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बार बार हमें उनकी मुशावरत की ज़रूरत होगी, गाइडलाइन की ज़रूरत होगी, तो फिर हमें एक दिन में कई मरतबा भी उनके पास जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा इन्वायरमेंट हमें मुहैया किया जाए।
देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो चाहते हैं कि आराम से मैं धूप में लॉन में बैठा हूँ, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बैठा करता था, टांग पे टांग रख के और तमाम लोग आगे बैठे हो, चाय सामने रखी हो और गपशप लगे और 2-3-4 घंटे रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर। चाय क्या वहाँ सर्व होती थी? मेरा मकसद है कि ये वो चाहते हैं, चले वो भी दे देते हैं। जैसे कि आपने कहा हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में सर्कमस्टेंसेस को डिफ्यूज किया जाए, हमने आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट फोकस है कि हमने इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ना है, ये चले ये भी कर देते हैं। बात ये है कि मुतालबा तो सिर्फ एक है और वो है 9 मई वाला, बाकी तो उन्होंने लफ किए हुए हैं ना। जब भी आप निगोशिएशन में बैठते हैं आपका तरीका ये होता है कि आपको पता होता है कि ये मुतालबा है, इससे मैंने नहीं हटना है, 6 और लिख लो, इसको भी 2 दिन में इसको आप रिलीज कर देंगे, 6 दिन बाद इसको भी छोड़ देंगे, 9 दिन बाद इसको भी छोड़ देंगे, 25 दिनों के बाद हम उसी पे आ जाएंगे जो हमारा मुतालबा है, और वो है 9 मई वाला। मुझे एक बात बताए, 9 मई के केसेस में डिसीजन आ चुके हैं, तो अब उसको आप जुडिशल कमीशन में कैसे लेके जा सकते हैं? तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुराद है कि एक एनआरओ टाइप ऑफ ए थिंग, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा कि कोर्ट से जो फैसला किया है उसको हम हॉल्ट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, और अब ये कमीशन जो है ये फैसला करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, हाँ। ये उनको भी पता है। तो उनका सारा प्रोसेस ये है, वो सम जीरो से शुरू होता है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इसके ऊपर जो डिसीजंस हो चुके हैं वो रिवर्ट नहीं हो सकते हैं। तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के, मुझे बताइए। और फिर 31 जनवरी तक उन्होंने कहा कि ये खत्म करने हैं मुज़ाकरात, ये टाइमलाइन भी एक वो दे रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर किस चीज़ के मुज़ाकरात? आप एक ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हैं जो हुकूमत को देने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेना पड़ेगा और हुकूमत को पूरा एक अच्छा, आपकी बात से वो कहते हैं किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत भी हम रिहाई नहीं मानते, हम कहते हैं आइन और कानून के तहत रिहाई हो, अदालतें रिहा करें। कैसे मतलब आप अच्छा मुझे एक बात बताइए। चले अब तो ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और उनको इम्यूनिटी है बहुत सारी चीजों पे, क्या ट्रम्प ने खुद कोर्ट्स को फेस नहीं किया? तो वो जिसने खुद कोर्ट को फेस किया है वो कैसे डिमांड करता है पाकिस्तान से कर सकेगा कि मैं एक आदमी को कोर्ट को अपना फैसला होने दो, उसको बस अपना फारिग कर दो, छोड़ दो? ये मुमकिन नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, दे आर नॉट सीरियस। और मैं बार बार कहूंगा कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सही कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी केयरफुल होना चाहिए वाइल डीलिंग विद दी पीटीआई। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हम एतमाद करना बहुत मुश्किल है, बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब का जो रोल रहा है इस सारे मामले में हम सब बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में बैठें, मेरे ऑफिस में बैठें, कहीं भी बैठकर आपस में मुज़ाकरात का अमल शुरू करें। बड़े खुले दिल से उन्होंने सबको बिठाने की बात की थी। अब जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आई है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो बानी पीटीआई हैं उनसे मुलाकात कराना ना तो मेरी जिम्मेदारी है और ना ही मेरा मैंडेट है। उन्होंने मुज़ाकराती अमल शुरू कराने के लिए इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अब जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, तो वो ये कहते हैं कि वो मजबूर हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकराती अमल से निकलने की अगर कोई तजवीज़ आएगी तो फिर उस पर गौर किया जाए। डॉक्टर साहब देखिए ना, ये बात क्यों कहने पे मजबूर हुए? वो इसलिए कहने पे मजबूर हुए कि मुज़ाकरात को ब्लैकमेलिंग का आला बनाने की कोशिश की जाए। ये जो आपने अभी कोट किया हामिद रजा साहब का बयान, उसमें यही है कि दिन में कई कई बार हमें जाके मिलना पड़ेगा और उसके साथ हमें आपको मुसलसल आपको वो यानी एक इम्यूनिटी देनी पड़ेगी हमें इस तरह से। तो ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, बात ये है कि जब कोई मुज़ाकरात होते हैं ना, तो मुज़ाकरात में दोनों तरफ से बाइख्तियार लोग बैठते हैं। अब अभी हमारे दोस्तों ने कह दिया कि इसमें तो कोई एक भी बाइख्तियार नहीं है, और माजी के मुज़ाकरात पे ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जैसा आदमी भी वो हेल्पलेस हो जाता है मुज़ाकरात के एंड पे। तो ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे गैर संजीदा मुज़ाकरात हैं, जिसमें एक फरीक की गैर जिम्मेदारी की वजह से कौम का भी वक्त ज़ाया हो रहा है, वो भी हो रही है, अपने कशीदगी भी बढ़ रही है, उससे उसके असर जिंदगी के सारे मामलात पे पड़ रहे हैं। मैं वो बार बार 77 के मुज़ाकरात का जिक्र करता हूँ। देखिए 77 में एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो दूसरी तरफ कायदे हिज़्ब यानी PNA के लीडर मौलाना मुफ्ती महमूद थे, फिर नवाबजादा रसूलुल्लाह खान थे, प्रोफेसर गफूर थे, इधर कौसर न्याजी, हफीज भी। अब लेवल देखे ना, ये होती है संजीदगी। अगर यहाँ संजीदगी नहीं है तो फिर आप जिस मर्जी को उठा के भेज दें,
उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। इसका मतलब आप वक्त जाया कर रहे हैं। सही है शनीला, ये वक्त ही ज़ाया हो रहा है। इल्ज़ामात जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, मैंडेट आपके पास नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, और आप जो हुकूमती टीम है, मुज़ाकराती टीम, उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये हमारी मुलाकात नहीं करवा पा रहे। अब या सादिक साहब जो हैं बड़े सीनियर हैं और सब उनके रोल के हवाले से बखूबी आगाह हैं, जिस तरह से उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ सबको बिठाने की बात की है, उन पर भी इल्ज़ामात आ रहे हैं। तो ये मामला कुछ लग नहीं रहा कि बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। देखिए, ये तो पीटीआई की आदत है ना। पीटीआई के बारे में ये कहा भी जाता, बानी पीटीआई के बारे में, कि ये जो इन पे एहसान करता है वो के शर से बचे। तो हमने माजी में भी देखा कि कितने लोग थे जिन्होंने इनकी सियासत में कितना किरदार अदा किया था, और उसके बाद बानी पीटीआई ने उनके साथ क्या किया था। तो अब जो थे स्पीकर कौमी असेंबली, उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ ऑफर की और इनको आपस में बिठाया। लेकिन मसला ये है कि इनका एक दिन मुकर्रर है, इन्होंने जाके बानी पीटीआई से उस दिन मिलना है। ये चाहते हैं हम हर रोज ही मिलना शुरू हो जाए। एक दिन में कई मर्तबा भी हमें ये नहीं हो इजाज़त दी सकता। जाए। इनके अपने दौर में तो ये हो गया था कि नवाज साहब को फैमिली के अलावा किसी पार्टी के बंदे से मिलने की इजाजत ही नहीं होती थी। इन्होंने बंद किया था। यहाँ पे तो फिर पार्टी को मिलने की इजाजत है। अलीमा खान भी जाके मिल रही है, फैमिली भी बुशरा बीबी जाती भी है, जाके उनके मिल रही है, lawyers भी गंडापुर जाते हैं। अलहदा के मिल रहे हैं, बाकी पार्टी अलहदा मिल रही है, उसके अलावा वकील अलहदा मिल रहे हैं। एक पूरी लाइन लगी हुई है जो लोग जाके मिल रहे हैं। फिर जब आप मुज़ाकरात के अंदर बैठते हैं ना, तो खुले दिलो दिमाग के साथ जाके बैठते हैं। हुकूमत की तरफ से आपको देखें कि पूरी एक जो इत्तेहादी है, उन सब के लोग बैठे हुए, बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं। नायब वजीर आजम खुद बैठे हुए इन मुज़ाकरात के अंदर। उधर से जो मुज़ाकरात वाले बैठे हैं वो एक एक चीज के लिए बानी पीटीआई के पास जाना। अच्छा, अब हम रिटर्न फॉर्म में दे, बानी पीटीआई से पूछ लें। अच्छा, अब हमने किसी को सवाल का जवाब देना, हम बानी पीटीआई से पूछ लें। अच्छा, अब हमने जाके किस कुर्सी के ऊपर बैठना है, हम बानी पीटीआई से पूछ लें। हमने किस दरवाजे से दाखिल होना है, हम बानी पीटीआई से पूछ लें। ये हालात वहां पे हो चुके हैं। फिर साथ ही आपके ये मामला चले कि हमारी सिविल नाफरमानी भी चल रही है। ये इस तरह मुज़ाकरात होते हैं। अभी कल की स्टेटमेंट है कि वो हम भी हुकूमत पे सारा चल तनकीद रहा है। करेंगे। आप हुकूमत पे तनकीद करें, आप हुकूमत की माशी पॉलिसीज पे उस पे तनकीद क्या होती है कि जी हमें एहतजाज नहीं करने दिया जाता, हमें धरना नहीं दिया जाता, हमें वफाक पे अटैक नहीं करने दिया जाता। ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते हैं। हमायूं साहब, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, अल्टीमेटली तो मसले का हल मुज़ाकरात से निकलना है। एग्जैक्टली, लेकिन निकलना उसमें तो चाहिए। निकलेगा भी मुज़ाकरात से। ये लड़ाई से या ये धरनों से या जो चढ़ दौड़ना है कैपिटल के ऊपर, ये ना तो मुल्क इसका गवारा है, ना लोगों को जो है ना इसका कोई फायदा है। जो शिंदे ने अभी कहा, मेरा ख्याल है पीटीआई को भी थोड़ी सी लचक दिखानी होगी, इन सेंस कि अगर आपने जिस तरह आगा साहब कह रहे थे कि 8 या 10 या 9 में से 1 या 2 मनवाने हैं, और अभी अब बात भी होगी कि 2 पे वो राजी हो गए, तो उन 2 के ऊपर भी आपको नेगोशिएशन करनी होगी, और आपको एक एम्पावर्ड कमेटी चाहिए होगी पीटीआई की तरफ से जो फैसला करने की सलाहियत रखती हो। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन कहें आज बात है, कल हम पूछ के आएंगे, और जब आप पूछने जाएं तो उस वक्त वहां साहब का मूड ठीक ना और वो कहने ये बात नहीं माननी। तो एम्पावर्ड कमेटी होगी तो गुफ्तगू होगी, ऐसे गुफ्तगू नहीं चलेगी आगे। इकरार साहब, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई सिर्फ टाइम गेन कर रही है। रीजंस बहुत हो सकती हैं, और जो वो मुतालबा उनका है 2 मई वाला, वो मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट उनका मुतालबा जुडिशियल कमीशन बनाने की जो बात की जा रही है, उसके लिए फिर आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए। फिर वो कहेंगे हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, और ये तो उनका मुतालिबा है ना। फिर क्या करेंगे? हाँ। बात ये है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको याद होगा कि लास्ट दफा भी जब बात हुई थी तो मैंने कहा था कि आई कीप माई फिंगर क्रॉस। आज तक तारीख गवाह है इसकी, किसी दुनिया के किसी कल्ट ने कभी मुज़ाकरात नहीं किए हैं, और मैं इस पार्टी को हमेशा एक कल्ट समझता हूं। ये पार्टी है ही नहीं, तो कल्ट मुज़ाकरात नहीं करते होते हैं। ये हमें सबको समझ आ जानी चाहिए, जिसको नहीं समझा उसको भी समझ आ जानी चाहिए। दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक आदिल, शनीला मार साहिबा, हमायूं खान साहब, आगा इकरार हारून हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। जिस तरह से चीज़ें आगे डेवलप होंगी, और हमारी ख्वाहिश यही है कि ये निगोजिएशन, ये डायलॉग्स आगे बढ़ें और मुल्क के लिए बेहतर हो। कम से कम पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत को बहाली की तरफ जिस तरह गवर्नमेंट लेके जा रही है, उसमें एक पॉजिटिविटी हमें मज़ीद नज़र आए, एक अनरेस्ट ख़त्म होना चाहिए। इसी नोट के साथ इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।